तो कक्षा 6वीं में विज्ञान में पाठ 1 में पढ़े थे हमारी पृथ्वी नाम का एक पाठ। याद है? नहीं याद नहीं है? अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार मैं ऐसे रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। कक्षा 6वीं के पाठ 1 में हम लोग क्या पढ़े थे? हमारी पृथ्वी नामक एक पाठ पढ़े थे। हमारी पृथ्वी मतलब तो समझते हैं जिसमें हम रहते हैं, ठीक है। तो हम इस पाठ में मूल चीजें क्या पढ़े थे? इसमें पढ़े थे कि पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे रहते हैं, तुम लोग जानते ही हो। जानते हो ना कि नहीं जानते? जानते हो। कई सारे का नाम भी बता सकते हो, जैसे कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा। पेड़ पौधों में आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, जामुन के पेड़, असंख्य है ना, जिसको गिनना भी मुश्किल कहा जा सकता है, ठीक है। हालांकि गिन सकते हैं लेकिन गिनना मुश्किल है। इतनी सारी संख्या में इतनी सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, उनको जीवित रहने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। 3 चीजों की मतलब 3 आवश्यक चीजों की आवश्यकता होती है, जिनके बगैर कोई भी जीव जंतु पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकता। जहां तक कि हम भी, अगर वो 3 चीजें नहीं मिले तो हम भी जीवित नहीं रह सकते। और उन 3 चीजों में पहला था पानी, दूसरा है भोजन और तीसरा क्या है? हाँ, वेरी गुड, हवा। इन तीनों के अभाव में कोई भी जीव या कोई भी जंतु पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकता। तो इन जो 3 चीजें उनको कहते हैं मूलभूत आवश्यकता वाली चीजें, ठीक। तो कक्षा 6वीं के पाठ 1 की एक जो प्रमुख पॉइंट था ये था कि जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए 3 मूलभूत आवश्यक चीजों की आवश्यकता होती है, जिनमें से पहला है पानी, दूसरा भोजन, तीसरा हवा। है ना? पहला, दूसरा, तीसरा लिख दिया। उसका मतलब ये नहीं किसी क्रम में लिखना है। तुम चाहो तो हवा को भी पहले कर सकते हो, भोजन दूसरा कर सकते हो, पानी को तीसरा कर सकते हो, उसमें कोई मैटर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? अच्छा ये पहले बता दो, क्या तुम लोग बता सकते हो कि पानी की आवश्यकता क्यों होती है जीव जंतुओं को, भोजन की आवश्यकता क्यों होती है और हवा की आवश्यकता क्यों होती है? पानी नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। चलो ठीक है। वैसे में तुम लोग ये भी बोल सकते हो भोजन नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, है कि नहीं? और सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। तो कारण क्या है कि हम लोग मर जाएंगे भाई? कुछ तो कारण होगा। हवा बंद हो जाएगा मतलब हवा नहीं लेंगे तो हवा बंद कैसे हो जाएगा? तो हवा चलता रहेगा। अच्छा तुम लोग सांस रोककर कितने सेकेंड तक रह सकते हो आराम से? 1 सेकेंड नहीं जी, कम से कम तो 15 या 20 सेकेंड रह सकते हैं। लेकिन अगर उससे ज्यादा समय की बात करें तो एक घुटन महसूस होगा और बिना सांस के हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। तो हवा की आवश्यकता हमारे शरीर में कुछ विभिन्न कार्यों को संचालित करने के लिए होती है। इसको हम लोग इस विज्ञान के आगे वाले पाठ में पढ़ेंगे, क्योंकि आगे जो है हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के तंत्रों के बारे में दिया गया है। तो उसमें हम लोग हवा के क्या कार्य है, हवा क्यों आवश्यक है, उसको पढ़ेंगे। इन 2 चीजों के बारे में मैं अभी बता दे रहा हूँ। पहला है पानी। सबसे पहली बात तो पानी हमको जीवित रहने के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर है, शरीर का लगभग 65% भाग पानी से बना है। कितना? पूरे शरीर का 65% भाग पानी से बना है। और केवल दिमाग की बात करें तो दिमाग का करीब 85% भाग पानी से बना है। तो इससे जाहिर होता है कि अगर पानी नहीं होगा तो हमारा दिमाग ना तो ठीक से काम करेगा और ना ही हमारा शरीर ठीक से चल फिर पाएगा, ठीक। तो सबसे पहली बात तो चूंकि हमारे जो शरीर है वो 65% पानी से बना है और हमारा दिमाग है वो लगभग 85% पानी से बना है, इसीलिए
शरीर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमको पानी की आवश्यकता होती है। एक आवश्यक बात हो गया। दूसरा क्या है, अगर हम भोजन लेते हैं या कुछ खाते हैं और अगर हम पानी नहीं पीते तो ये भोजन जो है हमारे शरीर में पचेगा नहीं। अब पचेगा नहीं तो क्या होगा, अपच की शिकायत हो जाएगी। इससे शरीर में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है। अगर सबसे बड़ी समस्या तो यह हो जाएगा कि हमारा पाचन तंत्र पाचन तंत्र क्या है उसको बाद में समझ लेना, पहले ये समझ लो कि पाचन तंत्र जो पेट समझ लो वो ठीक से काम नहीं करेगा। ठीक है। और अगर भोजन का ठीक से पाचन नहीं होगा तो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी। ऊर्जा मतलब क्या होता है, नहीं, ऊर्जा मतलब होता है ताकत। ऊर्जा का मतलब होता है ताकत। जी, किसी काम को करने के लिए शक्ति समझ रहे हो ना। किसी कार्य को करने की शक्ति हम में नहीं होगी, तो इसीलिए भोजन भी आवश्यक है ताकि हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलता रहे, ताकत मिलता रहे या फिर शक्ति मिलता रहे, ताकि हम सारे कार्यों को आसानी से कर सकें। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो खड़ा होने के लिए भी हमको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ताकत चाहिए। देखे होगे अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार होता है तो क्या होता है, उसको खड़े होने में भी क्या होता है, तकलीफ होता है। वो ठीक से बात भी नहीं कर पाता। कभी कभार देखे होगे कि ये कहता है कि मुझे बात भी करने का मन नहीं लग रहा है। ठीक है। तो यहाँ तक कि बोलने के लिए भी हमको किसकी जरूरत होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है, भोजन से मिलता है। तो इसीलिए हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिले, इसके लिए भोजन आवश्यक है। ये दो चीजें हो गई, पानी और भोजन। हवा, अगर सांस नहीं ले पाएंगे तो निश्चित है हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन सांस भी क्यों आवश्यक है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। तो जैसे कि मैं बता चुका हूं कि हमारे पृथ्वी पर कई सारे जीव जंतु रहते हैं। तो क्या तुम ये बता सकते हो कि ये जीव जंतु कहाँ कहाँ रहते हैं? हाँ, कहाँ कहाँ पे रहते हैं? हाँ, एक मिनट लिखने के मैं बोल रहा। चलो ठीक है, ये जीव जंतु जंगल में रहते हैं। चलो ठीक है, गांव में, शहर में भी रहते हैं। हेलो, चलो शहर में भी। बस केवल पेड़ पौधों में भी। हाँ, ये भी सही है, पेड़ पौधों में भी जीव जंतु रहते हैं भाई। हाँ, बोलो। झोपड़ी में भी इंसान रहता है। चलो ठीक है भाई, झोपड़ी में भी इंसान रहता है, वहाँ भी जंतु रहते हैं। चलो, और हाँ, जमीन के अंदर बिल में, बहुत बढ़िया। ये हो गया जमीन में, मतलब इसको बिल में लिख सकते हैं, जमीन के अंदर बिल में। और पानी में भी। हाँ, पानी में जी, पानी में। हाँ जी, कुआं बोले तो कुआं में पानी तो रहता है जी। और उसके अंदर मछली, कछुआ। हाँ, ये सही बात है। और इसके अलावा और कुछ है क्या? एक तो पानी में रहते हैं और दूसरा जमीन पर रहते हैं, समझ लो। हाँ, मिट्टी में भी रहते हैं, बहुत बढ़िया। इसके अलावा बर्फीले प्रदेशों में भी रहते हैं, जानते हो? बर्फीले प्रदेश मतलब जहाँ पर, हाँ, बर्फीले प्रदेश में भी जीव जंतु रहते हैं। मतलब आप लोग ये जानते हो कि जो जीव जंतु हैं वो पृथ्वी पर कई प्रकार के स्थानों में रहते हैं। जैसे कई सारे जीव जंतु जंगलों में रहते हैं, पेड़ पौधों में रहते हैं या फिर गुफाओं में रहते हैं। कई सारे जीव जंतु जमीन पर चलते फिरते पाए जाते हैं, जैसे कि बकरी है, घोड़ा है, कुत्ता है, हाथी है ना। ठीक है। इसके अलावा कीड़े हैं, मकोड़े हैं। इसके अलावा कई सारे जो जीव जंतु हैं पानी के अंदर पाए जाते हैं। इनमें मछली बोल सकते हो, झींगा बोल सकते हो, कई प्रकार के सांप बोल सकते हो, इसके अलावा ऑक्टोपस बोल सकते हो, साप बोल सकते हो। कई सारी चीजें हैं या कई सारी जंतुएं हैं जो पानी के अंदर रहती हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? तो एक चीज बताओ,
अभी हम यहाँ हैं जमीन में, समझ लो है ना, तो हमको भोजन और पानी आसानी से मिल जा रहा है, मिल रहा है ना। जी। क्यों? क्योंकि हमारे पास पेड़ पौधे हैं, हम लोग पेड़ पौधों का फल कंद मूल खा सकते हैं। हवा तो हमारे पास है ही, इसके अलावा पानी भी है, पानी हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस स्थान पर भोजन, पानी और क्या लिखूं? भोजन, पानी और हवा। हाँ, भोजन, पानी और हवा आसानी से मिल जाते हैं, वहां पर जीव जंतुओं की संख्या ज्यादा रहती है। और जहां पर ये जो 3 आवश्यक चीजें हैं वे अगर बहुत ही कठिनाई से मिले तो वहां पर जीव जंतुओं की संख्या बहुत ही कम हो जाती है। जैसे मान लेते हैं रेगिस्तान, एक शब्द है रेगिस्तान। क्या जानते हो रेगिस्तान किसे कहते हैं? रेगिस्तान नहीं जानते? देखो, ऐसा बहुत बड़ा इलाका मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र, तुम्हारे गांव से भी बड़ा ना, बहुत बड़ा इलाका, जहाँ चारों तरफ रेत ही रेत पाया जाए। क्या पाया जाए? केवल रेत ही रेत। रेत मतलब हाँ, वो तो पूछा कर मैं बोलता हूँ ना, अगर समझ में ना आए, जो भी वर्ड समझ में ना आए उसको पूछो कि सर इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, समझिए। तो रेत का मतलब होता है बालू। अब तो हम जानते ही हो, तुम्हारे यहाँ नदी है ना, समझ रहे हो ना, बालू किसको बोलते हैं? और कुछ बोलते हो उड़िया में, उसको दूसरा कुछ बालू ही बोलते हो ना। हाँ, तो जहाँ पर चारों तरफ बालू ही बालू हो, वहाँ तुमको पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलेंगे। वहाँ तुमको तालाब, नदियां देखने को नहीं मिलेंगी। तुमको वहाँ पर बड़े बड़े घर देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब वहाँ जो है ये 3 चीजें बहुत ही कठिनाई से प्राप्त की जा सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति को वहाँ पर ले जाकर छोड़ दिया जाए तो बेचारा हवा तो मिल जाएगा, लेकिन हवा का भी कंडीशन कैसा रहेगा? या तो बहुत ठंडा रहेगा या फिर बहुत गर्मी रहेगा, मतलब बहुत गर्म रहेगा, या कुछ समय ऐसा रहेगा जहाँ पर उसको सामान्य तापमान का हवा मिल सकता है। रही बात भोजन की और पानी की, ये तो बहुत ही कठिनाई से उसको मिलेगा, क्योंकि जो रेगिस्तान है वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उनका आकार बहुत बड़ा ना होकर छोटी छोटी झाड़ियों जितना होता है। छोटी छोटी झाड़ियों में इतना बड़ा, अधिकतम इतना बड़ा, ठीक है। तो इतना बड़ा क्यों होता है? उसका भी कारण है, क्योंकि उनको भी पानी चाहिए ना, उनको भी पानी चाहिए, भोजन चाहिए। भाई जब जमीन में पानी ही नहीं रहेगा तो उनका वृद्धि या विकास कैसा होगा? बड़े पेड़ पौधे वहां पर नहीं रह सकते। जो छोटे पेड़ पौधे हैं जो उस परिस्थिति में जीने के लायक है, वही वहां पर जीवित रहेंगे। तो ऐसी जगह पर बहुत कम संख्या में जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ केवल कुछ ही मात्रा में कुछ प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे रेगिस्तानी छिपकली है, रेगिस्तानी सांप है, रेगिस्तानी कीड़े मकोड़े हैं, या फिर कुछ उड़ते हुए चिड़िया है, बाज तो ये बहुत कम संख्या में वहाँ पाए जाएंगे। कारण क्या है? ये तीनों चीजें वहाँ आसानी से नहीं मिलेंगी। ठीक, ये तो हुआ रेगिस्तान का बात। अब अगला देखते हैं बर्फीले प्रदेशों के बारे में। बर्फीले प्रदेश मतलब जानते हो किसको बोलते हैं? क्या? बर्फीले प्रदेश का मतलब बता सकते हो? बर्फीला मतलब क्या होता है, जान रहे हो? ऐसा स्थान जहाँ पर क्या हो? हाँ, बहुत बढ़िया, सिर्फ बर्फ, वही बर्फ हो, सिर्फ क्या हो? बर्फ। और बर्फ किसको बोलते हैं भाई? हाँ, बर्फ को कुछ उड़िया में दूसरा बोलते हो तो बता दो। नहीं ना, आइस अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पृथ्वी का 2 स्थान ऐसा है जहाँ साल भर बर्फ ही बर्फ रहता है, और उन 2 स्थानों में से एक को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और दूसरे को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। अब मान लेते हैं ये अपनी पृथ्वी है, एग्जैक्ट गोल नहीं बना है लेकिन मान लो गोल है, ठीक है। तो ये पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है यहाँ पर, ये हमेशा साल भर बर्फ से ढका रहता है। उसी प्रकार ये निचली हिस्सा जो है
ये वाला हिस्सा साल भर बर्फ से ढका रहता है। ग्लोब में देखोगे अगर, ग्लोब किसको बोलते हैं जानते हो ना? ग्लोब नहीं जानते? ग्लोब बोलते हैं पृथ्वी के मॉडल को, जो हमारे ऑफिस में रखा हुआ है, जिसमें सारे देशों का और महाद्वीपों का चित्र बना हुआ है छोटे आकार में, देखे हो ना? हाँ, उसी को बोलते हैं ग्लोब। एक आध बार उसको ला के अच्छे से बता दूंगा, ठीक है? तो इसको बोलते हैं नीचे साइड को दक्षिणी ध्रुव, क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। इस साइड को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। समझ गए ना? जहां साल भर बर्फ ही बर्फ रहता है। एक्स्ट्रा कुछ मत लिखोगा, लिखना हो किसको लिखो, ठीक है? अपने में से कोई दूसरा कॉपी मत लिखोगे, क्या लिखोगे तो दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं। चाहो तो लिख सकते हो, जरूरी नहीं है। मैं तुम लोग को लिखने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर लिखना चालू करोगे तो सुनना बंद कर दोगे, और सुनना बंद कर दो दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं, केवल कॉपी में रहेगा। और कॉपी में रहेगा तो कॉपी कहीं पढ़ोगे नहीं, मुझे पता है। इससे अच्छा है कॉपी रहने दो, केवल आंख और कान खोल के रखो, दिमाग में जितना घुसता है उतना घुसाओ, अगर नहीं घुसता है तो बाद में फिर से पूछ लेना, ठीक है? ठीक। तो ये जो बर्फीला प्रदेश है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ साल भर बर्फ रहता है। अब जहाँ साल भर बर्फ रहेगा वहाँ ऐसे बड़े बड़े पेड़ पौधे हमको आसानी से मिलेंगे नहीं। तो सोचो वहाँ रहने वाले जीव जंतु भोजन के रूप में क्या खाते होंगे, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और साल भर बर्फ है, तो सोचो इतने ठंड में वहाँ के जंतु रहते कैसे हैं? तो वहाँ केवल कुछ जंतु ही रहते हैं, जैसे सील है। सील किसको बोलते हैं जानते हो? सील पानी में रहने वाला एक जंतु है, जो दिखने में कुत्ते की तरह दिखता है लेकिन पानी के अंदर रहता है। उसका चेहरा कुत्ते की तरह होता है। बाद में अगर बुक में होगा तो देख लेना एक बार, ठीक है? वो देखो बुक में दिख रहा है, देखो। हाँ, सील वही सील है। या फिर सफेद भालू, ध्रुवीय भालू को क्या बोलते हैं? सफेद भालू या ध्रुवीय भालू, ठीक है? तो कुछ जीव जंतु वहां पर पाए जाते हैं, या फिर शिकारी और मांसाहारी कुछ दूसरे जंतु वहां पे पाए जाते हैं। तो ये जंतु वहां पर रहने के लिए इनका शरीर अनुकूलित होता है। अनुकूलित होता है मतलब उनका शरीर इस प्रकार से बना होता है कि वे उतने ठंड को आसानी से सह सकें और उतने बर्फीले क्षेत्रों में भोजन का तलाश आसानी से कर सकें। तो ये जो ध्रुवीय भालू है वो सील जो पानी में रहता है उनको खा जाते हैं। जब सील आराम करने के लिए बर्फीले तटों पर बाहर की तरफ आते हैं तो उनको ये खा जाते हैं। इसके अलावा और कुछ शिकारी जानवर वहाँ पाए जाते हैं जिनको खाते हैं, ठीक है? तो वहां पर बहुत ही कम मात्रा में या कम संख्या में जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक? इतना क्लियर है? अब ये बता दो, हम जिस राज्य में रहते हैं उसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़ है, ठीक है? तो छत्तीसगढ़ में हम लोग कई प्रकार की संरचनाएं देखते हैं। संरचनाएं मतलब ये है कि देख लो तुम्हारे यहाँ क्या है, चारों तरफ क्या नजर आता है? हवा नजर आता है? हवा नजर आता है तुमको? भाई मुझे तो हवा नजर नहीं आ रहा है तुम्हारे गांव में। तो नजर क्या आ रहा है तो नजर आ रहा है हवा। और क्या नजर आ रहा है? पहाड़ नजर नहीं आ रहा है? हाँ, तो मैं उसी को पूछ रहा हूँ। चारों तरफ पेड़ पौधे हैं और क्या है? पहाड़ है। तो इसी प्रकार जब हमारे साइड जाकर देखोगे रायगढ़ जिले के उधर उस पार, तो वहाँ तुमको ऐसे क्या बोलते हैं पर्वत पहाड़ दिखाई नहीं देंगे। वहाँ तो मैदानी एरिया दिखाई देगा सब तरफ, ठीक? इसी प्रकार अगर बस्तर साइड जाओगे तो बस्तर साइड में ऊंचे उठे हुए ऐसे भूमि पाए जाएंगे, लेकिन उनका आकार कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे ऐसे और ऐसे। इसको बोलते हैं पठारी भूमि। और इसको तुम्हारे ये वाले आकार को जो यहाँ पाया जाता है उसको बोलते हैं पहाड़। समझ गए? तो पठार की विशेषता क्या है कि उसका ऊपरी से क्षेत्र समतल रहता है इस तरीके से, और पहाड़ जो है ऊपरी क्षेत्र इस तरीके से नुकीले टाइप का रहता है। देखो यहाँ दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? पठारी क्या होता है? पठारी मतलब ऐसे पर्वत जैसे संरचना, ऐसे जैसे देख रहे हो ना वहाँ पर्वत है,
तो सेम वैसे ही रहेगा, लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा से समतल रहेगा, वहां पर जाकर आसानी से ऐसे मैदान जैसे संरचना देख सकते हैं। जैसे वहां चढ़ोगे पहाड़ में तो दिखेगा कि ऐसे संरचना बराबर नहीं। तो लेकिन ऐसे पठारी क्षेत्र में, पठार में जाओगे तो ऊपर में संरचना ऐसे समतल संरचना दिखाई देगी, नीचे से चढ़ोगे तो ऊपर में ऐसे समतल संरचना दिखाई देगी। तो इस प्रकार की संरचना को बोलते हैं पठार और इसको बोलते हैं पहाड़। ठीक। एक और होता है पर्वत, जो आकार में इनसे भी मतलब ऊंचाई में बड़े होते हैं, उनको बोलते हैं पर्वत। ठीक। और तीसरा होता है मैदानी क्षेत्र, जो समतल भूमि है। जैसे हमारे क्षेत्र में समतल भूमि, तुमको ना तो ऐसे पर्वत दिखाई देंगे, ना पहाड़ दिखाई देंगे, ना ऐसे पठारी क्षेत्र दिखाई देंगे, चारों तरफ ऐसे ही समतल भूमि, जैसे तुम्हारी तरफ इधर है ना, वैसे ही दिखाई देगा। तो उसको बोलते हैं मैदानी क्षेत्र। ठीक। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे छोटे से राज्य में, छोटे से राज्य इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा भारत देश बहुत बड़ा है, उससे तुलना करें तो हमारा छत्तीसगढ़ काफी छोटा है। तो इतने छोटे से प्रदेश में जब इतनी सारी भिन्नताएं देखने को मिल रही है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, तो सोचो अगर पूरे भारत देश को लें तो उसमें कई सारी भिन्नताएं देखने को मिलेंगी ऐसी। ठीक। उनमें कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। अब पूरे भारत की बात करें या पूरे विश्व की बात करें तो उसमें पहाड़ और पर्वत तो पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? पहाड़, पर्वत, मैदान, हाँ, पठार। इसके अलावा तुमको बड़े बड़े महासागर देखने को मिलेंगे, महासागर। इसके अलावा कई सारी बर्फीली चोटियां। ठीक है। चोटियां क्या होता है? किसी को चोटी बोलते हैं, सबसे ऊपर है। हाँ, मतलब क्या है, मान लो ये एक पहाड़ बना दिया तो इस वाले हिस्से को उसकी चोटी बोलेंगे, जो सबसे ऊपरी हिस्सा है पहाड़ या पर्वत का सबसे ऊपरी हिस्सा, उसी को बोलते हैं चोटी। ठीक, समझ गया ना? जैसे तुम लोग की चोटी कहाँ पर है? सबसे ऊपरी, सबसे ऊपरी हिस्से में है कि नहीं है? हाँ, पहाड़ की चोटी के सबसे ऊपरी हिस्से में। इसके अलावा हमको बड़े बड़े रेगिस्तान भी नजर आएंगे विश्व को देखेंगे तो। ठीक है। तो अगर पूरे विश्व को देखें तो उनमें और ज्यादा विविधताएं नजर आएंगी। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में या हमारे भारत देश में महासागर थोड़ी है, नहीं है। रेगिस्तान छोटी मात्रा में है, राजस्थान में है रेगिस्तान केवल अपने यहाँ। ठीक है, छोटे से एरिया में। ठीक। लेकिन अगर पूरे विश्व को देखें तो वहाँ बड़े बड़े रेगिस्तान, बड़े बड़े मैदान, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पर्वत, चोटियां, ठीक है, ये सब नजर आएंगे। तो इतना क्लियर है ना? इतना क्लियर है?